प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे डिफाइन करोगे? तो हम लोग बोलते हैं, देखो मोशन इन 1D में हम लोगों ने वर्टिकल मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग वर्टिकल मोशन बोलते हैं। सॉरी, मोशन अंडर ग्रेविटी दो तरीके से हो सकता है, एक ऑब्लिक मोशन और एक हो वर्टिकल मोशन। हाँ, तो वर्टिकल मोशन को आप ऑलरेडी मोशन इन 1D में पढ़ लियो, है ना। अब यहाँ पर आता है क्या, अगर ऑब्लिक मोशन हो, ऑब्जेक्ट को आप कुछ एंगल पर हॉरिजेंटल से या वर्टिकल से फेंक रहे हो, या सेकंड केस ले लो, किसी हाइट से मैंने किसी भी एंगल पर फेंका हॉरिजेंटली और व्हाटएवर अदर देन वर्टिकली अपवर्ड, तो जो पार्टिकल का मोशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको लिख सकते हो, इट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल obliquely, that is in direction other than vertical under action of कांस्टेंट फोर्स। तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का। क्या इसमें दो केसेस है, पहला चीज़ क्या है कि ऑब्लिक होना चाहिए, मतलब कि मोशन का डायरेक्शन फोर्स से पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के किसी और डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी कांस्टेंट, है ना। तो इसका एक एग्जांपल है ऑब्लिक मोशन अंडर ग्रेविटी। बाकी आप अगर इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12th में, तो कैपेसिटर के प्लेट में भी हम लोग जब मोशन कराते हैं चार्ज पार्टिकल, तो वहाँ भी वो प्रोजेक्टाइल ही होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है मोशन अंडर ऑब्लिक मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, ठीक है, अंडर प्रोजेक्टाइल। तो ध्यान दो, मान लो पार्टिकल है, इसको आप ऐसे फेंकते हो, हाँ, तो सम दिस काइंड ऑफ पाथ विल बी फॉलोड। तो यूज ऑफ फेंके हैं एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, सो दिस इज योर ऑब्लिक मोशन, और ये ऑब्लिक मोशन आपका प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मोशन को थोड़ा सा एनालिसिस करो, मान लो कि पार्टिकल किसी पॉइंट पर है, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो इस पर ग्रेविटी लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और एक एयर फ्रिक्शन भी होने वाला है जो कि मोशन को अपोज करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन भी लगेगा। इस चलते हम लोग एज्यूम्पशन यहाँ पर करते हैं, तो एज्यूम्पशन क्या है कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि अदरवाइज अगर एयर फ्रिक्शन को आप नेग्लेक्ट ना करो तो ध्यान से देखो तो ये एयर फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? अलग अलग होगा, और इस चलते नेट फोर्स क्या है आपका? अलग अलग होगा, हर एक मोमेंट पर इसका नेट फोर्स क्या होगा? वैरी करेगा, और नेट फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। यहाँ पर बोला क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी कांस्टेंट, तभी उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाए तो ये फ्रिक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन वेरी कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो हम लोग एज्यूम्पशन यहाँ क्या लेते हैं? एयर फ्रिक्शन मस्ट बी नेग्लेक्टेड। आपको एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है, तभी जाकर के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? तो अब अगर आप एयर फ्रिक्शन अगर नेग्लेक्ट कर दिए तब मोशन कैसा हो गया बताओ?
अब किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल का मोशन का एनालिसिस करो तो इस पर अब एक ही फोर्स है, mg, है ना। वेलोसिटी वेरी कर रहा है लेकिन फोर्स क्या है उस पर, mg है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हियर इट इज या कह सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और माइनस साइन का यहाँ डिनोट कर रहा है, दैट इज g डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब कि अब इस बात को समझो, आप किसी भी पार्टिकल को एयर में एक बार फेंक दिए, किसी भी एंगल पर मैंने फेंक दिया, आप ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, जैसे फेंकना है हमेशा, या वर्टिकली अपवर्ड फेंको या ऐसे पीछे फेंक दो, किसी भी तरीके से जोर से फेंको, स्लो फेंको या ड्रॉप कर दो, इन ऑल केसेस ऑल पार्टिकल्स विल हैव एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच, g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, हॉरिजेंटल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। उसका कंपोनेंट अगर लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। आप देखो ध्यान से, इसको x मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, g का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो ay आपका हो गया कितना, -g, एंड एंगल विथ हॉरिजेंटल कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तो ax क्या लिखोगे, g cos 90 विच इज 0। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, -g, ठीक है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो कह सकते हो 10 हॉरिजेंटल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम लोग इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन उसका सेपरेट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो लिख लो इतना, समझो। हमने अभी क्या बोला, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होंगे, चेंज होंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है तो। लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो कह सकते हो एक तरीके से कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इट इज़ नथिंग बट द सुपरपोजिशन ऑफ और एडिशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। एक मोशन क्या है, यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मोशन, प्लस नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन। वर्टिकल में तो एक्सेलरेशन है तो वेरी करेगा, तो कह सकते हो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और हालांकि आप ऊपर फेंक रहे हो तो रिटार्डिंग होगा, है ना, छत पर से ऊपर जाकर ऐसे नीचे फेंकोगे तब वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं इस केस में तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड देखता हूँ। आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो तो क्या आपका बन जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। पार्टिकल आपको कुछ इस तरीके से मूव करना चालू करेगा, ठीक है। आई बात समझ में। वी आर थ्रोइंग विथ इट विथ सम स्पीड u0 एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हो गया आपका एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब लिख लो एनालिसिस ऑफ
और ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट जो आप थ्रो कर रहे हो ना, जो ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो उसको लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो पहला आ जाओ हॉरिजेंटल मोशन। सो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द हॉरिजेंटल मोशन। हो क्या रहा है, सर्टेन एंगल थीटा पर हमने यू नॉट स्पीड से फेंक दिया विथ हॉरिजेंटल। तो इसकी इनिशियल स्पीड की दो कंपोनेंट होगी, कितना, एक यू नॉट कॉस थीटा होगा जो कि नथिंग बट यू एक्स है, इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, और एक यू आई होगा विच इज नथिंग बट 2D कंपोनेंट हम लोग पढ़े हैं जस्ट वेक्टर में, ठीक है। तो यू एक्स आपका है यू नॉट कॉस थीटा, ए एक्स कितना है अभी हमने बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज नथिंग बट ए वाई। अब इसका अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ए एक्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या कर सकते हैं, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स तो जीरो है मतलब कि कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल along horizontal is हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एक्स, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा एक्स, तो एक्स इक्वल टू, आप क्या लगाते हो पहले फॉर्मूला लिखो, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और एस एक्स को हम ले रहे हैं एक्स ओनली, तो एक्स इक्वल टू हो गया यू एक्स का वैल्यू है यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जीरो हो गया, क्यों, ए एक्स की वैल्यू क्या है जीरो है, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू कितना आ गया यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी। सो दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम। ऑफ एट एनी टाइम, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। चलो इतना लिख लो फटाफट। और ध्यान देना, आप अगर ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो वहाँ से कुछ नहीं आने वाला है, सेम आ जाएगा यही, क्यों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लिखोगे, 2a एस वाला टर्म क्या होगा जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब वी इक्वल टू यू, तो आपको यहाँ पर सेम वैल्यू यही आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी इक्वेशन बनना था केवल फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आना था, ठीक है। चलो का एनालिसिस करते हैं। हॉरिजेंटल मोशन हम लोग देखे क्या, मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब वर्टिकल अगर मोशन की बात करूं तो ध्यान दो, यू आई कितना है, ए वाई कितना है माइनस जी, ठीक है। तो यहाँ पर यू आई जो आपका है दिस इज नथिंग बट यू नॉट साइन थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से चलते हैं,
हम लोग क्या कर सकते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी एट एनी टाइम इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वी टी इज नथिंग बट, ध्यान देना, एक्स एक्सिस में फिक्स था, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी फिक्स था। हम लोग पिछले सेक्शन में देखे हॉरिजॉन्टल मोशन में कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कांस्टेंट, और वो कितना, जितना इनिशियल वेलोसिटी था उतना ही रहेगा, ये फिक्स है, वी एक्स के बराबर हो रहा है। लेकिन वाई डायरेक्शन वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। मैग्नीट्यूड निकालना होगा, आई कोफिशिएंट और जे कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइम ऑफ एसेंट की बात करता हूँ। हमने डिफाइन करवाया था टाइम ऑफ एसेंट क्या कहते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच टू मैक्सिमम हाइट आफ्टर जस्ट बीइंग थ्रोन। मतलब कि थ्रोइंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। It is the time taken by the projectile to attain maximum height just after being thrown या प्रोजेक्टेड। ठीक है, आपने जस्ट फेंका, उसके बाद वो मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लिया। तो ध्यान देना, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। हम लोग वन डायमेंशनल मोशन में देखे थे कि आप ऊपर फेंकते हो तो जिस पॉइंट पर 0 वेलोसिटी हो उसके बाद ही नीचे आना चालू होगा। हाँ, तो एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इक्वल टू 0 हो गया। एंड देयरफॉर अगर इस इक्वेशन से देखें तो क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू यू नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी ए कर देता हूँ टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला आ गया। एंड ध्यान से देखो तो यू नॉट साइन थीटा क्या है, यू आई है। तो इसको हम लोग, जो कि वर्टिकल मोशन में भी हमने ये देखा था फॉर्मूला टाइम ऑफ एसेंट का, यू वाई बाई जी या यू नॉट बाई जी, हम लोग वहाँ भी बोल रहे थे। क्या अगर यू नॉट से फेंके हो तो यू नॉट बाई जी हो रहा था, यहाँ पर उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यू वाई बाई जी। ठीक है, मतलब कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई जी, वेरी सिंपल। क्लियर है? तो दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। लिखते चलो, मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बताओ? पहले एक्स के लिए किए थे तो एस एक्स लिख रहे थे, यहाँ पर एस वाई लिखेंगे। तो एस वाई इक्वल टू क्या लिखोगे? गुड। ध्यान देना, चूंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इस चलते हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्लियर है? तो अब ध्यान देना, तो यू नॉट यू आई हमारा है यू नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम। एक्स कोऑर्डिनेट कितना था याद है? यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो अब पोजीशन,
ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, क्या बोलोगे? आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, एक्स आई प्लस वाई जे कहेंगे, होगा? अब बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना था टाइम के रिस्पेक्ट में, याद है? पिछले इक्वेशन 1 देखो, यू नॉट कॉस थीटा आई कैप, यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी आई कैप हो गया, प्लस यहाँ पर हम लोग ने वाई की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो जाएगा यू नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है? सो दिस इज योर एक्स एंड वाई। तो ये हो गया पोजीशन आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल का किसी टाइम पर कितना होगा बताओ? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी? तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट रूट अंडर एक्स का वैल्यू ये है उसका स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दोगे। पूरा डेटा नहीं डालना है, मैंने जस्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? जनरली क्वेश्चन में देगा तो टाइम का वैल्यू पुट करके पहले पोजीशन निकालो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसको स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है? दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? किसी भी टाइम का है टी एक्स वाई जिसमें वेलोसिटी उसकी वी है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर ध्यान देना, ये वर्टिकल हाइट y है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, ठीक है? नाउ वी से वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ध्यान देना, हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या लिए थे? इसको आप इक्वेशन अभी फिलहाल के लिए 2 ले लो। सब्स्टिट्यूटिंग t फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 से t का वैल्यू निकालो और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या आता है। तो y हो जाएगा आपको यू नॉट साइन थीटा इंटू टी। टी का वैल्यू क्या था इक्वेशन में, ध्यान देना, x इक्वल टू था यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो टी कितना हो जाएगा? x अपॉन यू नॉट कॉस थीटा होगा। ध्यान देना यू नॉट है, यू नॉट से यू नॉट कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो y और x का जो इक्वेशन आपका आया, ये किस तरह का इक्वेशन आया है? ऐसा इक्वेशन लोग कहीं पढ़े थे? याद करो, ये x और y का जो इक्वेशन आया है वो किस तरह का इक्वेशन है? दिख रहा है ना? नीचे वाला दिख रहा है? नहीं, कट गया। हाँ ठीक है ना? तो ध्यान दो, तो y यहाँ पर फंक्शन किसका आया है? एक्स स्क्वायर का। और अगर कहीं एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो उसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक को एक और हम लोग नाम से जानते हैं, क्या याद है? पैराबोलिक।
तो हम लोग बोलते हैं 10 पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। As y is a function of x square, क्वाड्रेटिक फंक्शन, या लिख सकते हैं एज वाई इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड देयरफॉर वो स्टेटमेंट ज़्यादा होगा, वाई इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक और इस चलते कह सकते हो कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए आपके स्कूल एग्जाम में जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये दे देंगे कि प्रूफ दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, और इस बेसिस पर एक 2 नंबर का छोटा सा न्यूमेरिकल दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो सेकेंड इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या क्या अभी तक निकाले हैं, पोजीशन वेक्टर निकाले हैं, फिर इसी से हम लोग प्रूफ किए क्या, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब थर्ड इसी से एक और डेटा आने वाला है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख लो फिर आगे देखते हैं। ओके, तो ध्यान देना, अगेन आप हमें अब चलना है टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे कैलकुलेट करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट? टी एफ से डिनोट करता है, स्मॉल टी एफ, कैपिटल टी एफ, वॉट एवर यूजर। नाउ ये कैलकुलेट कैसे होगा, पहले डिफाइन कैसे करोगे? तो कह सकते हो कि इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन टिल इट स्ट्राइक्स अगेन बैक टू द ग्राउंड। आई बात समझ? फ्लाइट के ड्यूरेशन, टोटल फ्लाइट का ड्यूरेशन आप जब थ्रो किए और ग्राउंड पर फिर से रीच किया जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, ये इसके बीच का जो इंटरवल है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, it is the time interval between projection of projectile and striking ground। तो ग्राउंड जब स्ट्राइक कर रहा हो, जब प्रोजेक्ट की हो, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब चलो फिर से तो ध्यान दो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या कह सकते हैं? अभी हम लोग देखे थे y इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, u0 साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही था ना। अब थोड़ा सोच करके देखो, हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसे, इस पॉइंट पर y कितना है 0, इस पॉइंट पर y क्या है 0। बिगिनिंग टू एंड अगर देखो तो y कितना है 0 है। हाँ, मतलब कि अगर y का वैल्यू 0 हम डालें तो t का 2 वैल्यू आना चाहिए, एक बिगिनिंग और एक एंड पॉइंट का। तो बिगिनिंग से एंड, ये जो पॉइंट होगा उसका टाइम जो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है ना, दैट इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t इक्वल टू 0 आया और
टी का वैल्यू कितना आएगा, ध्यान दो, यू नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इक्वल टू जीरो कहोगे तो यहाँ से आ जाएगा यू नॉट साइन थीटा इक्वल टू जी टी बाई टू, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो टू यू नॉट साइन थीटा, और जी यहाँ मल्टीप्लाइड है इधर आएगा तो डिवाइड, ये हो गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग को टाइम ऑफ एसेंट पता हो गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता हो गया, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा। डिफाइन कैसे करोगे, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हो। तो यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा कितना, टू यू नॉट साइन थीटा बाई जी माइनस यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा। इसको हम लोग टू यू वाई बाई जी भी कह सकते थे, जो कि हम लोग वर्टिकल मोशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया एक चीज़ और, क्या, 10 टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2। ये कैपिटल और स्मॉल को मैटर नहीं करता, ठीक है। आई बात समझ में? तो ध्यान से समझो, अगर आप डायग्राम में समझाना चाह रहे हो टाइम ऑफ डिसेंट तो कैसे दिखाओगे, ऐसे गया, ये है मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट का पोजीशन, वहाँ से चलते हुए यहाँ पर आने में जो टाइम लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, दैट इज योर टाइम ऑफ डिसेंट। और प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम था, वो क्या था, टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से पूरा यहाँ तक का मोशन, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? अब कमिंग टू हॉरिजेंटल रेंज, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये प्रोजेक्शन पॉइंट से जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल रेंज। फॉर ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब कि आर को क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इंटू टी एफ, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यू एक्स हमेशा। और कितने टाइम के लिए, यहाँ पर फॉर ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो टी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। आप अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड से आप मूव करोगे तो पूछा कि 1 मिनट में कितना चलोगे, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, स्पीड इंटू टाइम। एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन होता तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते हैं, है ना, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर तो है ही नहीं। तो ये हो जाएगा यू नॉट कॉस थीटा इंटू टी एफ का वैल्यू कितना है, अभी हमने निकाला। सो दिस इज यू नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कहोगे, विच इज यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
ये हो गया हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड की बात करता हूं। इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं। तो क्या इसको डिफाइन करोगे? ये जैसा टर्म है वैसे इसका डेफिनेशन, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो क्या है, ये पॉइंट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर, है ना? ठीक है, तो एच से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा समझो बात को, जिस टाइम पर ये मैक्सिमम हाइट पर रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा, उस मोमेंट पर इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी होगी? 0। केवल और केवल हॉरिजेंटल स्पीड यहाँ रहेगी। क्योंकि हॉरिजेंटल स्पीड तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, कहीं भी लोगे तो u0 cos थीटा ही आएगा। एट मैक्सिमम हाइट Vy इज 0। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। हम लोग क्या लिख सकते हैं? Vy स्क्वायर इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2gh। Vy हमारा क्या है? 0, u0 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि g यहाँ पर नेगेटिव है तो h कितना हो जाएगा? इसको इधर लेते आओ, u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज uy स्क्वायर बाई 2g। देख लो, ठीक है? आई बात समझ में? चलो लिख लो इसको। चलो, तो इस चैप्टर में जितने फॉर्मूला थे बेसिक लेवल पर, आपको बोर्ड लेवल पर हमने सारा करा दिया, डेरिवेशन उसका। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये मोशन हो कैसा रहा है। तो ध्यान दो, प्रोजेक्टाइल को कुछ हमने u0 स्पीड से फेंका है एट सम एंगल थीटा, ठीक है? अब इसकी इनिशियल हॉरिजेंटल स्पीड कितनी है? u0 cos थीटा विच इज नथिंग बट ux, एंड ui कितना आया? u0 sin थीटा। अब किसी टाइम पर ध्यान देना, किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी वर्टिकल में चेंज होगा, Vy चेंज होगा, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना होगा? इवन हाईएस्ट पॉइंट पर Vy कितना हो गया? 0 होगा, लेकिन ये कितना होगा? तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत अक्सर ये देखोगे स्कूल एग्जाम्स में दिए जाते हैं, क्या? व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट? बच्चे तुरंत 0 मानते हैं, क्या? अरे वर्टिकली फेंके हैं हाईएस्ट पॉइंट पर तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। नहीं भाई, ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होने वाला है। कितना होगा? u0 cos थीटा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो भाई ये मोशन का ही एक पोजीशन है, अंडर मोशन का ही एक पोजीशन है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? u0 cos थीटा, नॉट 0, ठीक है? अब ये डिसेंड जब होना चालू करेगा तो पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो गई। अब Vy क्या हो जाएगा? ध्यान देना, नेगेटिव हो गया आपको। यहाँ पर Vy क्या था? पॉजिटिव था, लेकिन हॉरिजेंटल में वेलोसिटी कितनी रहेगी? अब यहाँ पर जब स्ट्राइक करेगा
तो सेम यू नॉट स्पीड से स्ट्राइक करेगा। क्यों? हम लोग बोलते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन इज सिमेट्रिक, बस डायरेक्शन का अंतर होता है। यहाँ पर यू नॉट साइन थीटा जो था वर्टिकली अपवर्ड था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू नॉट साइन थीटा डाउनवर्ड, यहाँ पर यू हो जाएगा माइनस यू नॉट साइन थीटा, और हॉरिजेंटल स्पीड तो फिक्स है भैया। आई बात समझ में? तो कह सकते हो कि वर्टिकल ये जो लाइन है इसके अबाउट ये जो ग्राफ है दैट विल बी सिमेट्रिक। ठीक है, about line passing through highest point, vertical line passing through highest point। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू हाईएस्ट पॉइंट, उसके अबाउट ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। मोशन एकदम रिवर्ट हो जाएगा, जो इधर पॉजिटिव में होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर ऑल अबाउट डेरिवेशंस। एक स्पेशल केस है, हमने आर का फॉर्मूला भी पढ़ा क्या, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, कल अगले क्लास हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। आपको सोचना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। जैसे जेवलिन थ्रोअर है, सोचो जेवलिन थ्रोअर है आपका, ये क्या कौन चोपड़ा था, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर है। तो उन लोग को ट्रेनिंग यही दी जाती है कि भाई किस एंगल पर आप फेंकोगे ताकि आपका प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। शॉर्ट पुट थ्रोअर, हाँ 45 डिग्री, क्योंकि ये थीटा पर डिपेंड करता है, 45 डिग्री आने वाला है, ठीक ना, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज 1। तो यहाँ पर 1 होगा साइन 90, ठीक है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। अब उस पर आपको एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब सारा निकालना है, एंड इंटर रिलेशन भी उनके बीच में आपको ढूंढना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ करके आओगे, बिकॉज दिस पोर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही।